नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। वक्त हो गया बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से, जहां पर रेकी कर रहे दो युवकों को देर रात ग्रामीणों ने पकड़ा है। एक युवक के पास से 315 बोर का। फर्रुखाबाद से आपको बता दें कि दो युवक रेकी कर रहे थे देर रात, ग्रामीणों ने उनको पकड़ा है। एक युवक के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने दोनों से कड़ी पूछताछ की और दोनों युवक कई दिनों से गांव में घूम रहे थे। बताया जा रहा है रेकी के दौरान दोनों युवकों को पकड़ा गया है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, दोनों युवक कई दिनों से गांव के बाहर घूम रहे थे, रेकी कर रहे थे। युवक थाना मऊ दरवाजा के हरसिंह गोवा के निवासी हैं, हरसिंहपुर गोवा के निवासी बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को तमंचे सहित पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस के सामने तमंचा रखने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। ठिठुलिया पट्टी गांव का ये पूरा मामला, नवाबगंज के, जहां पर दो युवक रेकी कर रहे थे, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। उधर कानपुर में रूस यूक्रेन युद्ध में मर्चेंट नेवी के अफसर की मौत का ये मामला, जहां पर ड्रोन हमले का शिकार हुए मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता से मुलाकात करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी। तो रूस यूक्रेन युद्ध में मर्चेंट नेवी के अफसर ड्रोन हमले का शिकार हुए थे। सागर गुप्ता विधायक अमिताभ बाजपेयी ने परिवार से मुलाकात की है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मामले से अवगत कराया है। सपा से विधायक अमिताभ बाजपेयी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाएगा। तो कानपुर में रूस यूक्रेन युद्ध में जो मर्चेंट नेवी के अफसर थे, उनकी वो ड्रोन हमले का शिकार हो गए थे, उनकी मौत हो गई है। और ड्रोन हमले का शिकार हुए मर्चेंट नेवी के अफसर सागर गुप्ता के घर पहुंचे थे अमिताभ बाजपेयी। उधर बुलंदशहर में चारू कश्यप हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें कि जलभराव में घर जाती दिखी थी चारू कश्यप। छात्रा के पैर फिसलने के बाद नाले में वो बह गई थी। 40 घंटे बाद भी अब तक छात्रा का पता नहीं चला है। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना सीसीटीवी जो है वो वायरल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार खोज चल रही है, लगातार जिस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, अब तक 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक छात्रा चारू का पता नहीं चल सका है। हमारे सहयोगी बुलंदशहर से भानु प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भानु जी, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी घटना और अब तक सुराग नहीं लग सका है बच्ची का, क्या अपडेट है? अपडेट यही है, अधिकारी तो अभी यही कह रहे हैं कि जैसे रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू के आधार पर अगर बॉडी मिलती है तो सब आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई भी रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर करी जा चुकी है कि स्कूल प्रबंधन ने बिना इजाजत के माँ बाप के आए बगैर उस बच्ची को कैसे भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल भानु प्रताप जी, निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की भी, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो वायरल वीडियो है, इस तरह से जलभराव हो जाता है, जबकि ये बात पता रहती है कि ये आवागमन का क्षेत्र है, स्कूली बच्चे इस क्षेत्र से निकलते हैं, नाले के स्लैब पर वो बच्ची चढ़ती हुई दिखाई देती है। क्या स्थानीय प्रशासन को ये पहले नजर नहीं आया था? सर, जब घटना घट जाती है ये हाल तभी होता है, तभी प्रशासन जागता है। ये पहले से बात देखी गई है, आज ही नहीं है, नई बात कोई नहीं है। प्रशासन जब जागता है जब कोई घटना घट जाती है। बस यही दिक्कत है प्रशासन की, जब कोई घटना घट जाती है तब तो तमाम रेस्क्यू चलाया जाता है और एनडीआरएफ की टीमें बुलाई जाती है, लेकिन उससे पहले कोई भी उस ओर ध्यान नहीं देता है। बोलो भानु प्रताप जी, क्या परिजनों की क्या मांगे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? बस पिता का यही कहना है कि जब हम लोगों ने फोन करके ये कहा था कि जब तक हम ना आ जाएं तब तक मत भेजना, लेकिन फिर भी स्कूल प्रशासन ने उनकी बेटी को, बिल्कुल स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। निश्चित तौर पर जिस तरह से स्कूल प्रशासन को यह अवगत कराया गया था, अभिभावकों की ओर से कहा गया था कि बच्चों को तभी छोड़ा जाए जब वो लेने पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने बच्चों को छोड़ा और इस वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि सीसीटीवी जरूर सामने आया है, अब तक जांच की जा रही है, अब तक छात्रा चारू का सुराग नहीं लगा है।
और अगली बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर देर शाम गहरे तालाब में डूबने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। भैंस निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। तालाब में बेटा डूबने लगा था और बेटे को बचाने के लिए मां गीता ने तालाब में छलांग लगाई थी। तो अमेठी से बड़ी खबर, देर शाम गहरे तालाब में डूबने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत। भैंस निकालने के दौरान तालाब में डूबने लगा था बेटा। बेटे को बचाने के लिए मां ने तालाब में लगाई छलांग, लेकिन दोनों गहरे पानी में समा गए और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई है। परिजन दोनों को सीएचसी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर गहरे तालाब में डूबने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत। परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। भैंस को नहलाते वक्त बेटा गहरे पानी में जा रहा था और इस बीच मां ने भी छलांग लगा दी थी और दोनों की दर्दनाक मौत हुई। हमारे सहयोगी नितेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। नितेश, ये जो दो हादसा हुआ है, माँ बेटे की मौत हुई है, इस पर परिजनों का क्या कहना है और प्रशासन की किस तरह से लापरवाही आप सामने देख रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे, देर रात की बात है। अमेठी के नुआवा गांव में एक बच्चा जो होता है, कहीं ना कहीं वो तालाब में अपनी भैंस को नहला रहा होता है कि अचानक जो है उसका वो डूबने लगता है, जिसको देखकर जो माँ होती है वो भी उसको बचाने का प्रयास करती है और दोनों कहीं ना कहीं बात करें तो तालाब में जाते हैं और तालाब इतना गहरा होता है कि दोनों उसी में डूबने लगते हैं। ऐसे में एक छोटा सा बच्चा जो बाहर खेल रहा होता है वो देखता है दोनों को डूबते हुए, तो तेज तेज से रोते हुए गुहार लगाता है। जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों को होती है, लोग पहुंचते हैं कि बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं बात करें तो दोनों माँ बेटे को तालाब से निकालते हैं, लेकिन जैसे ही सीएचसी ले जाया जाता है दोनों लोगों को डॉक्टरों के द्वारा जैसे निरीक्षण होता है, दोनों जो माँ और बेटे होते हैं उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया होता है। जी नितेश, सवाल ये है कि वो किस तरह का तालाब है और क्या अगर वो इतना गहरा है तो उसके आसपास कोई ना पहुंच सके, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? जी बताना चाहूंगा, गांव के बाहर एक तालाब होता है, लोग अमूमन उसमें आते जाते रहते हैं, फिलहाल उसमें कोई एंटर नहीं करता है, लेकिन जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं वो भैंस को नहलाने के लिए तालाब के अंदर जाता है और धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर तालाब बहुत गहरा होता है। फिलहाल कोई बैरिकेडिंग जैसी ऐसी चीज नहीं होती है तालाब में, लेकिन तालाब में कहीं ना कहीं बात करें तो जिस हिसाब से जो वो बच्चा डूब रहा होता है उसको देखकर उसकी माँ भी जाती है और उस तालाब के गहरे का जो अंदाज नहीं लगा पाते हैं दोनों लोग। फिलहाल दोनों लोग उसकी गहराई की वजह से तालाब में डूब जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितेश। तो आपको बता दें कि अमेठी में परिजन दोनों को सीएचसी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। गहरे तालाब में डूबने से मां और बेटे की मौत हुई है। और अगली बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर बीजेपी से बीएसपी में आए जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जितेंद्र उर्फ गुड्डन सिंह पर 2 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी से बसपा में आए जितेंद्र सिंह गुड्डन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी से बसपा में आए जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफआईआर दर्ज हुई है 2 थानों में। अकबरपुर रनिया में रैली निकाली गई थी, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। धारा 163 लागू होने के बावजूद काफिला निकालने के आरोप में ये कार्रवाई हुई है। 60 से 70 वाहनों के साथ शक्ति प्रदर्शन पर गुड्डन सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहा है, अकबरपुर रनिया थाने में ये अलग अलग केस दर्ज हुए हैं। गुड्डन सिंह अकबरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। उनकी पत्नी दीपाली सिंह गुड्डन नगर पंचायत से जुड़ी हुई है और नगर पंचायत की अध्यक्ष है पत्नी दीपाली सिंह गुड्डन। कल बसपा का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिस पर ये रैली निकाली गई थी। 60 से 70 वाहनों का काफिला निकाला गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से। और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। 2 अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, ये बड़ी कार्रवाई की गई है गुड्डन सिंह पर, बिना परमिशन के ये काफिला निकाला गया था। उमेश जी बताना चाहेंगे, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब सैया भैंस कोतवाल तो अब क्या कहेगा। कल तक बीजेपी का साथ था, बीजेपी का दामन था और बड़े पदाधिकारी और जिले के नेता सर पर हाथ धरे हुए थे। लेकिन जब परिवर्तन होता है, बदलाव की लड़की बीएसपी जब ये ज्वाइन कर लेते तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी दिखाना था कि आप भाजपा के साथ नहीं है। गाज तो गिरनी थी, बिना अनुमति के रायपुर से जिस तरीके से इन्होंने हाईवे जाम किया और जुलूस निकाला, उसके नीचे काफी देर यातायात बाधित रहा। उससे जिला अधिकारी शांति व्यवस्था कायम रहे। 1244 जिले में लागू है, किसी भीड़ इकट्ठा ना हो। कार्यक्रम की भी अनुमति मिल गई, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष रायपुर जो वहां पर रनिया थाना अध्यक्ष की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया गुड्डन सिंह के ऊपर।
हिमांशु, गुड्डन सिंह का इस बारे में कुछ कहना है या क्या उनका कोई बयान आया है, किस तरह की चर्चा? बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि मियां बीवी दोनों लोगों ने मिलकर हाथी की सवारी कर ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो अकबरपुर रनिया थाने में अलग अलग केस दर्ज हुआ है। गुड्डन सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह बसपा में शामिल हो गए हैं। बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, रैली निकाली थी, 60 से 70 वाहनों का काफिला निकाला था। बताया जा रहा परमिशन नहीं ली गई थी और इस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है। और अगली बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घायल हुए हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सड़क हादसे में घायल हुए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में किरण सिंह देव, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, उनका इलाज चल रहा है। सुपर स्पेशलिटी वार्ड से सीटी स्कैन को उन्हें ले जाया गया। हादसे में पैर में भी चोट की आशंका, एक्सरे में हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं निकला है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। बीजेपी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी वहां पर है। तालबेहट के NH-44 स्थित टेकरी के पास यह हादसा बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम से छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो परिवार के साथ लौट रहे थे और खड़े ट्रक में उनकी गाड़ी जा टकराई। हालांकि पत्नी और बेटी स्वस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता को चोट आई है। और अगली बड़ी खबर बरेली से, जहां पर पत्नी से विवाद के बाद पति ने आत्महत्या की है। पत्नी से विवाद के बाद पति ने खुद को आग लगाई। मौत इलाज के दौरान अब्दुल की अस्पताल में मौत हो गई है और आग लगाकर भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के अंसारी मोहल्ले का यह पूरा मामला, जहां पर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने आग लगा ली और आग लगाकर भागने का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली की यह घटना, पत्नी से विवाद के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। पत्नी से विवाद के बाद जब आग लगाई और आग लगाने में बुरी तरह से झुलसे अब्दुल की मौत हो गई। और उधर बस्ती के गेटवा में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर बस्ती से, हादसे में 2 लोगों की मौत। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे की हादसे में मौत हुई है। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेटवा में सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत। एक युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष का बेटा बताया जा रहा है, ज्ञानेंद्र पांडे की मौके पर सड़क हादसे में मौत हुई है। पहले ट्रक और फिर रेलिंग से उनकी कार टकराई। शिवांशु पांडे की भी दर्दनाक मौत। मामा घायल बताए जा रहे हैं। दूसरे मृतक की पहचान करने में जुटी है पुलिस। नगर थाना क्षेत्र के गेटवा NH-28 का ये मामला, जहां पर तेज रफ्तार कार पहले ट्रक से और फिर रेलिंग से टकरा गई है। बस्ती के गेटवा में ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उधर मेरठ में प्रेमिका को 3 गोलियां मारकर खुद सुसाइड किया है। बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर सन की प्रेमी की खूंखार वारदात सामने आई है। खौफनाक वारदात ने प्रेमिका को पहले 3 गोलियां मारी और फिर खुद सुसाइड किया है। प्रेमी आदित्य की भी मौत हो गई है और जबकि छात्रा अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि आदित्य प्रधान लॉरेंस गैंग का हथियार सप्लायर बताया जा रहा है। कोरोना के दौरान इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। प्रेमिका को पता लगा आदित्य शातिर बदमाश, जिसके बाद प्रेमिका ने आदित्य से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और 1.5 माह पहले ही आदित्य जेल से छूटकर बाहर आया था। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 3 गोलियां मारी, दूसरी पिस्टल से खुद को भी 2 गोली मार दी। मेरठ के जोनल पार्क में यह सनसनीखेज घटना हुई है, जिसमें छात्रा का इलाज चल रहा है, जो प्रेमिका है उसका इलाज चल रहा है, जबकि आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गोलियां पिस्टल से खुद को मारी, उससे पहले 3 गोली प्रेमिका को मारी। शादी का प्रस्ताव ठुकराने से बेहद नाराज था। और उधर मिर्जापुर में भी सड़क हादसा हुआ है। मिर्जापुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। अनियंत्रित कंटेनर ने पिता पुत्र को रौंद दिया है। मिर्जापुर में सड़क हादसा, 2 की मौत, पिता पुत्र को अनियंत्रित कंटेनर ने रौंद दिया है। घर के बाहर पिता पुत्र सो रहे थे और मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हुई है। कंटेनर से 4 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे को जाम लगाया, प्रदर्शन किया है। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे को जाम लगाकर प्रदर्शन किया। यातायात भी बाधित रहा। विंध्याचल थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर कंटेनर
अनियंत्रित कंटेनर, 4 मकान भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए और घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। और कासगंज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आत्महत्या की है छात्रा ने। हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली 10वीं की छात्रा। कासगंज के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का यह पूरा मामला, जहां पर हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली है 10वीं की छात्रा अनन्या। बीएसए की अनुमति से हॉस्टल में रह रही थी, बताया जा रहा है। हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दी है। पीआर इंटर कॉलेज की ये छात्रा अनन्या 10वीं की छात्रा, जिसने फांसी लगाकर जान दी है। बीएसए की अनुमति से हॉस्टल में रह रही थी। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कासगंज जिले के सिड़पुरा इलाके का यह पूरा मामला है। तो 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर हॉस्टल में आत्महत्या कर ली है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आत्महत्या के बाद विद्यालय परिसर में सनसनी फैल गई है। आसपास के इलाके के लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। हॉस्टल में फंदे से लटकी 10वीं की छात्रा, बताया जा रहा है बीएसए की अनुमति से वो हॉस्टल में रह रही थी और कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पीआर इंटर कॉलेज की ये छात्रा अनन्या, परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कासगंज जिले के सिड़पुरा इलाके में ये मामला। उधर अमेठी में सावन के पवित्र महीने की शुरुआत में शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई है। पहले दिन जिले के सभी प्रमुख शिव मंदिरों पर जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब नजर आया है। अमेठी में सावन के पवित्र माह के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तपेश्वर नाथ मंदिर, गोमती नदी किनारे स्थित प्राचीन दंडेश्वर धाम शिवालयों पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। और उन्नाव से बड़ी खबर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। उन्नाव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। करोड़ों की लागत से ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, लेकिन उद्घाटन के महज 17 दिन के अंदर तीसरी बड़ी खामी। असोहा ब्लॉक के बेगम खेड़ा गांव के पास ये जानलेवा गड्ढा नजर आ रहा है। किलोमीटर संख्या 30.07 पर यह जानलेवा गड्ढा बना है और धंसे हिस्से पर कार्यदायी संस्था अब काम करा रही है मरम्मत का। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव में तीसरी बार ये लापरवाही सामने आई है। लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। गिट्टी से लदा हुआ ट्रक निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेगम खेड़ा असोहा का ये पूरा मामला और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी योगेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे इस एक्सप्रेसवे को लेकर और करोड़ों की लागत से इसका निर्माण किया गया था। 17 दिन के अंदर तीसरी बार पोल खुल चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पिछले 17 दिनों के अंदर कई जगह पर रोड की जो हालत है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। चूंकि एक्सप्रेसवे है इसलिए वाहन चालक हमेशा अधिकतम गति का ही प्रयोग करते हैं, तो उसमें काफी हद तक जो आशंका रहती है हादसे की रहती है। अब ये कल इसी तरीके से कल एक घटना हो भी गई जहां पर मरम्मत कार्य चल रहा था। एक जगह पर गड्ढा हो गया था, मरम्मत कार्य चल रहा था और उसी वक्त एक गिट्टी से भरा ट्रक वहां से बगल से गुजर रहा था। लेकिन चूंकि गुणवत्ता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उस पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मिट्टी वहां कैसे धंस गई। और जैसे ही वो उस मार्ग से गुजरा मिट्टी धंस गई और ट्रक अनियंत्रित हो गया। बिल्कुल सवाल यही है योगेंद्र, क्योंकि लगातार नेशन नाउ समाचार इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दिन से ही इसकी खामियों को लेकर दर्शकों को रूबरू करा रहा है और उससे पहले एनएचएआई का भी सामने बयान आया था। और आज एनएचएआई कहाँ है भाई, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जो आपने भेजी हुई है वो बेहद चौंका देने वाली है। भाई 17 दिन के अंदर एक्सप्रेसवे करोड़ों की लागत से निर्माण किया गया, बड़े बड़े दावे किए गए और उसकी ये हालत है।
देखिए एनएचआई के अधिकार अगर बात करें अधिकारियों की तो काफी हद तक उन्होंने ये प्रयास किया है कि पत्रकारों को वहां पर जाने से रोका जाए। कहीं ना कहीं अपनी खामियां छुपा रहा है एनएचआई। और दूसरी चीज आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि ये जो एनएचआई एक्सप्रेस वे लखनऊ कानपुर वे जो चालू हुआ है ये बनकर लगभग 18 महीने पहले ही तैयार हो चुका था। और इसके बाद अब 18 महीने पहले बने एक्सप्रेस वे को इतने दिनों तक छोड़ रखा था, कोई मेंटेनेंस नहीं किया। इस बीच अगर एनएचआई थोड़ा जागरूक होता तो इसके कई टेस्ट किए जा सकते थे, ताकि इस समय जो चालू होने के बाद जो राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं इस तरह की दिक्कतें ना उठानी। बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन निर्माणकारी जो संस्था है, कार्यदायी संस्था है, उससे जवाब तलब क्यों नहीं किया जा रहा है? उसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? ये बड़ा भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोड की परतें खुल रही हैं तो भ्रष्टाचार की पोल भी उसी तरीके से खुलती नजर आ रही है। तो अब देखना ये होगा, चूंकि एनएचआई का कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आके बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जो वहाँ के छोटे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मीडिया कर्मियों को वहां जाने से रोकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो इससे संबंधित सरकारी या प्रशासनिक विभाग है, जो इससे संबंधित विभाग है, उसको सामने आकर इस पर अपना जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही तय करनी चाहिए और जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि कार्यदायी संस्था जो है छोटी मछलियों को फंसाने से काम नहीं चलेगा। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। पहली बारिश में अगर भ्रष्टाचार का तारकोल इस तरह से बह जाता है, तस्वीरें सामने आती है तो बेहद शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एनएचआई इस पर अब चुप्पी साधे हुए है। उद्घाटन के महज 17 दिन के भीतर तीसरी बड़ी खामी नजर आई है। एक हिस्सा धंस गया है और ट्रक पलट गया। और बड़ी खबरों का इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।